पास्ट में हमने देखा था, स्कूल में एक नया लड़का आया था जो कि एक सेलिब्रिटी की तरह लग रहा था। लड़कियां उसे देख के पागल हो रही थी। सेली भी क्लास में रियलाइज करती है, वेट, कहीं ये वही तो नहीं। वहीं बाहर डॉम उससे कहता है, हे तुम कोरियन में बात करो। यहाँ मैं बता दूं कि जो भी लोग इंग्लैंड से आएंगे, सेली का दोस्त या कोई और भी, वो सारे इंग्लिश में बात करते हैं। सो मोस्टली यहाँ पे किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती सिवाय सेली और जे के। तो डॉम, जून, ये लोग मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, जे इंग्लिश में उस लड़के से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? लड़का कहता है, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। टॉम फुल कंफ्यूज था, मैन ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। लड़का कहता है, क्या तुम सेली को जानते हो? और तभी उसके सर पे एक चप्पल आके पड़ती है और पीछे से सेली कहती है, हे तुझे सच में मन है ना? मैंने कहा था स्कूल में आने से पहले मुझे टेक्स्ट करना। लड़का कहता है, सॉरी पर मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। सेली उसकी टोपी हटा के कहती है, सरप्राइज? हरामखोर, मैंने तुझे यहाँ आते ही पहचान लिया था। ये कैसा सरप्राइज है? डॉम और जे दोनों लड़के का चेहरा देख के हैरान हो जाते हैं। वेट, एक फॉरेनर? लड़का कहता है, डैम, मुझे लगा था मैंने बढ़िया खुद को कवर किया है, बट खैर लगता है मेरे गुड लुक्स एक मास्क से नहीं छुपने वाले। लड़कियां उसे देख के पागल हो गई थी। ओ माय गॉड, ये है कौन और इतना हैंडसम? वहीं डॉम कहता है, क्या ये सेली का दोस्त है और ये फॉरेनर भी है? लड़का कहता है, ये कोई तरीका है अपने दोस्त का स्वागत करने का जो इतनी दूर कोरिया सिर्फ तुम्हें देखने आया है? सेली कहती है, ये कोई तरीका है ऐसे ड्रेस में स्कूल आने का? और वैसे भी तुम कोरिया आए क्यों? लड़का सेली को गले लगा के कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। पीछे लड़कियां गिरने लगती है। ओ माय गॉड, ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। बट तभी सेली उसे मुक्का मारते हुए कहती है, बकवास बंद कर, तू अभी कोरिया में है। लड़का हंसते हुए कहता है, वाह, तुम्हारा पंच तो अभी भी सेम है। वहीं जे ये सब देख के शांत खड़ा था। वहीं वो लड़का जे और डॉम की तरफ इशारा करके कहता है, वैसे क्या ये दोनों मंदबुद्धि तेरे दोस्त हैं? सेली कहती है, हाँ वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तुम मुंह संभाल के बोलना। फिर वो लड़का जे को देख के कहता है, दोस्त? ओह, ये तो वही लड़का है जिसके साथ तुमने इंस्टाग्राम में पिक्चर डाली है, पर ये तो पढ़ाकू लगता है। पीछे डॉम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कन्वर्सेशन ज्वाइन करने के लिए कहता है, हे हाउ डू यू डू। तभी एक टीचर वहां पे आता है, हे तुम कौन हो और यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हो? उसी वक्त प्रिंसिपल भी वहां पे आता है। ये क्या चल रहा है? बट वो लड़का अचानक प्रिंसिपल को हाय कहता है, हेलो सर। प्रिंसिपल उसे देख के शॉक हो जाते हैं। वेट, ओवन तुम? और यहाँ हमें पता लगता है इस लड़के का नाम ओवन नाइट है, जिसके बारे में हमें धीरे धीरे पता लगेगा। ये कितना खतरनाक है। प्रिंसिपल कहता है, तुम यहाँ कैसे? ओवन कहता है, वेल मैं यहाँ सैली से मिलने आया था और थोड़ा बहुत कोरिया घूमने। वहीं पीछे खड़ा मेसन ओवन को देख के सोच रहा था, मैंने इसे कहीं तो देखा है। टेरी कहता है, सच में? क्या ये कोई फेमस लड़का है? मेसन कहता है, पता नहीं, अभी कुछ याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन प्रिंसिपल ऑफिस का था और प्रिंसिपल कहता है, सो तुम यहाँ सैली से मिलने आए हो, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओवन कहता है, मैंने सैली को बताया था। और सैली यूके वापस क्यों नहीं आ रही? वो तो सिर्फ एक महीने के लिए यहाँ आई थी। क्या ये उस पढ़ाकू की वजह से? सैली कहती है, हाँ वो भी एक रीजन है। एंड मुझे यहाँ कोरिया में अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। ओवन हंसते हुए कहता है, क्या? वेट, तुम उसे डेट तो नहीं कर रही, राइट? तुम दोनों बस फ्रेंड्स हो, है ना? साथ ही ओवन सोचता है, आई मीन सैली को वैसे भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं रहता और उस लूजर पे तो इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। खैर मैं भी क्या नॉनसेंस बातें कर रहा हूँ। सैली के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। बट तभी प्रिंसिपल सर पे हाथ रख के कहता है, हे बच्चे, लगता है सैली ने तुझे कुछ भी नहीं बताया, पर सैली और उस हरामखोर ने एक साथ रात बिताई है। ये सुनते ही ओवन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सैली कहती है, ग्रैंडपा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो गलत समझने लग जाएगा। बट ओवन तब तक सदमे में चला गया था। वो सैली के साथ बिताए बचपन याद कर रहा था। उसका सपना था कि अमीर बन के सैली से शादी करेगा और उसे एक बड़े महल में रखेगा। वो सैली के साथ अपना हैप्पी मोमेंट याद करता है। बट तभी स्क्रीन चटक जाती है और सामने जे खड़ा है। वापस प्रेजेंट में ओवन गुस्से से कहता है, हे वो कौन सी क्लास में है? सैली कहती है, ओ कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं अपने रूम में थी और वो लिविंग रूम में, ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। बट वहीं प्रिंसिपल टेबल पटकते हुए कहता है, मुझे माफ करना ओवन, मुझे उस बिजनेस ट्रिप में नहीं जाना चाहिए था। साथ ही ओवन भी कहता है, मैं उस गधे के बच्चे को ठिकाने लगा दूंगा। और ये वो बार बार बड़बड़ाते हुए जाने लगता है। सेली कहती है, अब यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना, चुपचाप चले जाओ। बट ओवन सुन ही नहीं रहा होता और तभी सेली उसे चप्पल मारते हुए चिल्लाती है, रामकोर, मैंने कहा निकल यहाँ से। क्लास में लड़कियां बस ओवन की बातें कर रही थी। वहीं डॉम जे से कहता है, तुझे क्या लगता है वो लड़का कौन था? क्या वो सेली का बॉयफ्रेंड था या सिर्फ दोस्त? साथ ही डॉम कहता है, वैसे सेली एक दोस्त से बात तो कर रही थी जो कोरिया आने वाला था, शायद ये वही है। यूना कहती है, वेट, कहीं सेली डबल डेट तो नहीं कर रही? मिया कहती है, नहीं सेली उस टाइप की नहीं है। डॉम कहता है, अबे चक्के, कहीं सेली तेरे हाथ से निकल ना जाए, थोड़ा ध्यान दे। तभी जे खिड़की से बाहर देखता है, सेली ओवन को घसीटते हुए ले जा रही थी। मेरे अभी क्लास है, तू बाहर वेट कर, अगर तू वापस अंदर आया तो मैं तुझे मार डालूंगी। बट जैसे ही ओवन की नजर जे पे पड़ती है, वो दोनों एक दूसरे को देख के घूरने लगते हैं। उसी वक्त अपनी क्लास में मेसन चिल्लाता है,
बिंगो, मुझे याद आ गया। बट क्लास में टीचर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो वो कहता है, ओ तुम्हें याद आ गया, चलो फिर आओ और ये सॉल्व करो। दूसरी तरफ गनाई में सांग विनी से कहता है, सो वीकेंड ट्रेनिंग शायद बहुत टफ थी तो आज बहुत थका हुआ लग रहा है। विनी कहता है, ना वो बस ठीक थी। सांग कहता है, कम ऑन मैन, वो फ्रेशर तो रेंगते रेंगते स्कूल आया था। विनी कहता है, उस बेवकूफ को कहना कि साइकिलिंग छोड़ दे, उसमें कोई टैलेंट नहीं है। तभी एक टीचर विनी को बुला के कहता है, हे तुम इधर आओ, मैंने कहा था ना कि स्कूल में स्कूल ड्रेस पहन के आना। तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा था? तू अभी तक बदला नहीं। तेरे जैसे लड़के बड़े होके भी कीड़ों की तरह रेंगते रहते हैं और वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। शायद तू भी उन्हीं में से है। बट विनी टीचर का हाथ झटक के चला जाता है। साथ ही विनी क्लास में जाता है और बैग उठा के जाने लगता है। संग कहता है, हे तू कहाँ जा रहा है? बट विनी के माइंड में वापस से वही मेमोरीज आने लगती है जहाँ उसको सब लो लाइफ निकम्मा कहते रहते हैं। विनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना बैग खिड़की से बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ डॉम अपने न्यू शूज के साथ प्रैक्टिस के लिए बाहर आया है। बट पास से गुजर रहे दूसरे साइकिलिस्ट उसे देख के हंसते हुए कहते हैं, तूने देखा उसे? लॉल। मुझे तो हंसी आ रही है कि कोई बास्केटबॉल शूज में साइकिलिंग करने की कैसे सोच सकता है। साथ ही वो अपने बाइक्स और इक्विपमेंट्स की बातें करने लगते हैं। तभी डॉम उठ के कहता है, वेल लगता है अब ये लोग ही मुझे नए शूज टेस्ट करने में काम आएंगे। कुछ देर बाद डॉम रेडी होके कहता है, अगर माइकल जॉर्डन एयर वॉकर है तो मैं भी विंड ब्रेकर हूँ, और फुल स्पीड में निकल पड़ता है। हाईवे पे एक शख्स अपने स्कूटर पे जा रहा था और तभी डॉम उसे क्रॉस करता है। वो शख्स कहता है, डैम, इसने तो मुझे डरा ही दिया। क्या मैं स्लो चल रहा था? नहीं, 30 माइल्स पर आवर। डैम, नहीं ये तो उससे भी तेज है। आगे वो दो बाइकर्स जाते हुए बातें कर रहे थे। नाइस, मैं तो यही कह रहा था, ये न्यू व्हील्स काफी अच्छे हैं। मैं तो उस मंदबुद्धि के बारे में सोच रहा हूँ, वो बास्केटबॉल शूज पहन के क्या कर रहा होगा। लॉल, पता नहीं, आजकल के बच्चे एक दो लैप करके घर चले जाते हैं, बट असली राइडर्स को ऐसी रोड्स पर स्प्रिंट करना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं, देखो आगे खाली रोड है, क्या कहते हो, क्यों ना हम स्प्रिंट करें? ऑल राइट, लेट्स गो। वो फुल स्पीड से स्प्रिंट करते हैं, बट अचानक उनकी टॉप स्पीड पे डॉम उनके बीच में आता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या बास्केटबॉल शूज? साथ ही डॉम मारियो की बात याद कर रहा था। असली स्प्रिंटर धीरे धीरे स्पीड नहीं बढ़ाता, बल्कि फ्लैश की तरह अपने ओपोनेंट्स को पीछे छोड़ देता है। और वहीं रोड पे भी डॉम पलक झपकते ही उन्हें क्रॉस कर चुका था। वो दोनों पागल हो जाते हैं। क्या ये तो वही है, वो हमें ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकता, पकड़ो इसे। बट तब तक डॉम बहुत दूर निकल चुका था। दूसरी तरफ ओवन और सैली कैफे में आए हैं। सैली कहती है, तुम कोरिया में क्या कर रहे हो? ओवन कहता है, कुछ नहीं, बस मैं इधर उधर रेस्टोरेंट में घूम रहा हूँ। बताया तो, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। सैली कहती है, वाओ कितना फालतू टाइम है। ओवन कहता है, सच बताओ, क्या तुम सच में उसे लाइक करती हो? सैली कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। ओवन कहता है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें वो पसंद क्यों है, उसमें ऐसी क्या बात है? सैली कहती है, अब ये मैं कैसे बताऊं, मतलब अनलाइक दूसरे लड़कों की तरह वो एक लड़की की तरह है, वो एक गे की तरह है। ओ नहीं नहीं, ये नहीं। ओवन कहता है, ये तो क्या बड़बड़ा रही है? सैली कहती है, एनीवे, पहली बार उसे देख के लगता है उसमें बहुत कमियां हैं, बट मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे वो कितना अच्छा है। वो रिलेशनशिप्स में ऑनेस्ट है, ऊपर से वो बहुत सेल्फिश लगता है, बट वो बहुत केयरिंग है। जब मैं उसे परेशान करती हूँ तो वो बहुत क्यूट लगता है। ओवन सैली को देख के कहता है, तुम जब मुझसे बात करती हो तो कभी स्माइल नहीं करती, बट जब तुम उसकी बात करती हो तो तुम हर टाइम स्माइल करती हो। साथ ही ओवन कहता है, खैर क्या वो भी तुम्हें लाइक करता है जितना तुम उसे लाइक करती हो? सैली कहती है, पता नहीं। ओवन पागल हो जाता है, क्या तुम्हें पता भी नहीं कि वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं, और तुम उसके पीछे पागल हो? अब वो हरामखोर मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। इसी बीच उस कैफे में पंक प्रिंस के मेंबर्स आते हैं और उनमें से एक चांद से कहता है, हे, आखिरकार वो मामला शांत हो गया। वो उस दिन के चांद गोडाई वाले किस्से की बात कर रहे थे। चांद कहता है, अगर वो हरामखोर मुझे दोबारा मिला तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी चांद की नजर ओवन और सैली पे जाती है जो पीछे लड़ रहे थे। सैली ओवन को सबसे मिलने को कह रही थी। वो लोग शायद दिखने में वैसे ना लगे, बट वो सारे बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि तुम कोरिया में हो तो तुम्हें कोरियन फ्रेंड्स बनाने चाहिए। तभी चांद सैली से आके कहता है, हाय प्रिंसेस, हम दोबारा मिल गए, शायद ये डेस्टिनी है। ओवन कहता है, क्या ये भी तुम्हारा दोस्त है? सैली कहती है, नहीं। चांद कहता है, वेट, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सैली कहती है, नहीं, वो मेरा दोस्त है, और तुम लोग हमारी कन्वर्सेशन के बीच में आ रहे हो, सो प्लीज चले जाओ। चांद कहता है, कम ऑन, ऐसा दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, पिछली बार हमने नंबर्स भी शेयर नहीं करे थे। रुको, मैं तुम्हारे फोन में अपना नंबर डाल देता हूँ। तभी ओवन इंग्लिश में गाली देके उसे जाने को कहता है। चांद अपने दोस्त से कहता है, वेट, इसने अभी क्या कहा? शायद इसने अभी मुझे गाली दी। दोस्त कहता है, क्या तुझे इतना भी समझ नहीं आता? उसने तुझे अभी बाढ़ में जाने को कहा। ओवन कहता है, हमारी डेट डिस्टर्ब मत करो और निकलो यहाँ से जब तक मैं प्यार से कह रहा हूँ। चांद दोस्त से कहता है, ओए बता इसने क्या कहा? दोस्त गलत ट्रांसलेट करके चांद को बताता है।
उसने कहा बाढ़ में जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं और तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगा दूं। ये सुन के सारे लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। चांद कहता है, हे तू इस लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश मत कर। और ऐसे क्या घूर रहा है? क्या तू लड़ना चाहता है? पर तभी एक के फोन में जोर जोर से रिंग बजने लगती है और सारे चौंक जाते हैं। ये क्या था? बट पीछे से वेटर चिल्लाती है, सर आपकी ड्रिंक्स रेडी है। तभी कैफे में सारी लड़कियां चांद को पहचान लेती है। हे ये तो पंक प्रिंस का चांद है। चांद भी सीसीटीवी देख के सोचता है, शिट अगर यहाँ मैंने पंगा करा तो मेरी इमेज और खराब हो जाएगी। गाइस चलो यहाँ से। और सारे मेंबर्स कैफे से चले जाते हैं। सेली कहती है, डैम मुझे लगा यहाँ लड़ाई होने वाली है। ओवन कहता है, ओ सो तुम्हें डर लग रहा था। मैं भी नर्वस था कहीं हम फाइट ना हो जाए, बट अच्छा हुआ वो लोग चले गए। कुछ देर बाद ओवन सेली को कैब में बिठा के घर भेज देता है और सेली के जाते ही ओवन कहता है, सो तुम लोग मेरा कब तक पीछा करोगे? शान कहता है, ओ सो तुझे पहले से ही पता था। सो क्यों ना हम लोग शांत जगह पर चलें ताकि थोड़ा बात कर सकें। बट कुछ ही देर बाद हम एक गली का सीन देखते हैं जहां ओवन के हाथ में एक खून से लथपथ घड़ी है और पंक प्रिंस के मेंबर्स सारे जमीन पर बेहोश पड़े हैं। शान कहता है, हे प्लीज मैं एक टीन पॉप स्टार हूँ, प्लीज मेरा चेहरे पे मत मारना हरामखोर। मैं पंक प्रिंस का मेंबर हूँ जो फ्यूचर के कोरियन स्टार बनने वाले हैं। ओवन पंक प्रिंस को एफ प्रिंस कहते हुए कहता है, ये कैसा नाम है? ओवन कहता है, सो अगर हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है ओवन नाइट, और अगर अगली बार सेली को परेशान किया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। बट चांद को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहा था। नेक्स्ट ओवन चांद के मुंह पे लात मार के चला जाता है। कुछ देर बाद चांद दोस्त से कहता है, मैन मैं उससे कह रहा था मेरे चेहरे पे मत मारना, बट वो फिर भी मारता गया। दोस्त कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा हम चार उस अकेले से पिट गए। चांद कहता है, ब्रो मुझे लगा था तुझे बॉक्सिंग आती है, पर तू उसे एक बार भी कैसे नहीं मार पाया? दोस्त कहता है, इडियट क्या तूने देखा भी था जब मुझसे पंचेस मार रहा था? एक बॉक्सर के पंचेस ऑर्डिनरी इंसान से बहुत तेज होते हैं, इसलिए प्रो फाइटर्स शोल्डर मूवमेंट देख के पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं पंच कहाँ से आ रहा है। बट वो लड़का अलग ही था, वो मुझ पे देख ही नहीं रहा था। वो तो मेरे पंचेस सिर्फ इंस्टिंक्ट से डॉज कर रहा था जैसे कोई जानवर हो, और इसलिए मैं उसके मूव्स भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। वो कोई एथलीट लग रहा था। वो था कौन? शान कहता है, अब बहाने मत बना, तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कुछ भी मत बोल। दोस्त गुस्से से कहता है, हरामखोर तुझे ऐसा लगता है तो तू क्यों नहीं जाता उससे वन ऑन वन फाइट करने? दूसरी तरफ मंगा के ग्रुप के मेंबर्स उस कोर्स में प्रैक्टिस कर करके पागल हो चुके थे। कैप्टन अमेरिका कहता है, हे डेक्स हम इन गलियों में पिछले एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा? डेक्स कहता है, गाइस मुझे तुम सबको एक बात बतानी है, सारे इकट्ठे हो जाओ। और डेक्स फिर सबको सारी बात बताता है। नाना जान कहती है, नो वे क्या तुम सच कह रहे हो? और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें किसने दी? डेक्स कहता है, मेरे एक बहुत बड़े फैन ने। दोस्त कहता है, सो पूरी कहानी ये है कि एक दिन डेक्स के दरवाजे पे किसी ने एक बॉक्स डिलीवर किया जिसमें एक लेटर, मैप और एक सेना चांद की लिमिटेड एडिशन स्टैचू थी। लेटर किसी फैन का था जो टूर्नामेंट के स्टाफ मेंबर से क्लोज कनेक्शन में है, और उस फैन ने हमें ये मैच की इन्फॉर्मेशन दी। ये थोड़ा अजीब तो लग रहा है। दूसरा कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्या होगा अगर ये प्रैंक हुआ? डेक्स कहता है, एक बार सोचो अगर ये प्रैंक होता तो कोई लिमिटेड एडिशन सेना चांद की स्टैचू क्यों बेचता? और एक बात और, हमारा नेक्स्ट ओपोनेंट है टीम हमिंगबर्ड। हमारा मैच उचिया क्लैन से है, हमें कभी न कभी उनसे लड़ना ही था। दोस्त कहता है, आज समझ आया तू इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। ये ऐसी टीम है जिसे नॉर्मल प्रैक्टिस से हराना नामुमकिन है। डेक्स कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस मुचड़ को हरा कर रहूंगा जिसने मेरी सेना चांद के टुकड़े कर दिए और सॉरी भी नहीं बोला। तभी एक दूसरा दोस्त कहता है, पर क्या ये चीटिंग नहीं है? अगर ये इन्फॉर्मेशन सच है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमारी ईमानदारी और सच्चाई का क्या होगा? हमें ये टूर्नामेंट स्टाफ को रिपोर्ट करना चाहिए। डेक्स कहता है, क्या तू पागल है? हम ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? हमें किसी भी हाल में जीतना होगा। इस दुनिया में सिर्फ जीतने वाला ही याद रखा जाता है। अब इसके बाद हमें पूरे मांगा क्रू की स्टोरी बताई जाती है। डेक्स बहुत टाइम पहले से एनीमे लवर था। वो हर जगह बस एनीमे और सुपर हीरोज की ड्राइंग करता रहता, बट स्कूल में बच्चे उसे इसी बात पर बहुत बुली करते थे। वो कभी उसकी ड्राइंग बिगाड़ देते, कभी उसको मारते। वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट तो करता, पर उसका कुछ फायदा ना होता। स्कूल में उसका एक दोस्त भी था, सेम उसी की तरह एनीमे लवर, छोलू किम। ये वही लड़का है जो अभी चीटिंग रिपोर्ट करने के बारे में कह रहा था। बट डेक्स अब बहुत परेशान हो गया था और इसलिए उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। बट घर पे मॉम भी उसे यही कहती, क्या ये कार्टून्स के पीछे पड़ा है? तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? मैं तेरे ये सारे कॉमिक्स फाड़ दूंगी। डेक्स पागल हो जाता है कि कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता, और फिर वो घर बैठे बैठे बस एनीमे देखने लग गया, और इसी वजह से वो मोटा भी हो गया था। और वहीं उसे सेना चांद से भी प्यार हो गया। एक दिन छोलू किम उसे कॉमिक क्लब के बारे में बताता है जो कि एनिमे गीक्स के लिए बनाया गया था।
सो वो दोनों क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। इसी क्लब में उनकी मुलाकात बाकी के मेंबर से हुई थी। उसी दिन घर जाते हुए डेक्स और चोलू बाकी मेंबर्स की बाइक देखते हैं जो फुल एनिमेटेड थी। वो दोनों इतने इम्प्रेस थे कि खुद की भी सेम बाइक्स बनाने की सोचते हैं और इसी के साथ शुरुआत होती है मांगा गुरु की। वो सारे फिर एक साथ राइड किया करते। कुछ टाइम बाद उन्हें लीग ऑफ स्ट्रीट के बारे में पता लगता है एंड वो लोग मांगा गुरु के नाम से उसमें पार्ट लेने की सोचते हैं। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था जहाँ हमिंगबर्ड सब मीनू से मिलने आए हैं। मीनू कहता है, गाइस कल तुम सबका मैच है, सो कोशिश करना किसी को चोट ना आए। डॉम कहता है, हमारी चिंता मत करो ब्रो, बस तुम अपना ख्याल रखो, हम इस बार दोबारा जीत जाएंगे। मीनू कहता है, हाँ आजकल मैं सिर्फ तुम्हारा मैच देख पाता हूँ, सो प्लीज जीत के आना। साथ ही मीनू कहता है, हे शैली, मैंने सुना है तुम्हारा कोई हैंडसम दोस्त आया है। शैली कहती है, हाँ वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ आया है। डॉम कहता है, ओ अच्छा, तुम लोग बस दोस्त तो नहीं लग रहे थे। शैली कहती है, हे अब तू इसे गलत पोर्ट्रे मत कर। मीनू कहता है, मैं भी उससे मिलना चाहूंगा। शैली कहती है, वो सच में, मैं उसे इधर लाऊंगी। टॉम कहता है, हे उसे यहाँ मत लाना, उसे तो कोरियन भी नहीं आती और इंग्लिश सुन के मेरा सर दर्द होता है। शैली कहती है, तो बेवकूफ तू इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता। डॉम कहता है, नहीं वो मेरे काम की चीज नहीं है। कुछ देर बाद डॉम और जून शैली और जे को बाइक के चले जाते हैं। रास्ते में डॉम कहता है, हे मीनू काफी बेटर लग रहा था, है ना। जून कहता है, पता नहीं, मुझे तो वो वैसा ही लगा, शायद वो बस हंसने की एक्टिंग करता है ताकि हमें बुरा महसूस ना हो। दूसरी तरफ सैली जैसे कहती है, वेल आज मुझे अच्छे से रेस्ट करना है एंड हाँ तुम भी आज पढ़ाई करने की मत सोचना, चुपचाप से सोने चले जाना, ओके। बट जे उदास लग रहा था, वो अभी भी मीनू के एक्सीडेंट के दिन याद कर रहा था। तभी सैली जे का हाथ पकड़ के कहती है, लेट्स विन टुमारो, हम मीनू को इतना बेस्ट करके दिखाएंगे, ओके। वेट, ये इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है, लगता है ये इस चिकन शॉप से आ रही है। और सैली जे को खींच के चिकन शॉप में ले जाती है, बट अचानक जे हाथ छुड़ा के रुक जाता है। सैली कहती है, हे क्या हुआ, क्या बात है। जे कहता है, थैंक्स। सैली कहती है, हाँ किस बात के लिए। बट जे बिना कुछ बताए आगे बढ़ जाता है और कहता है, वैसे क्या इन पे वसाबी फ्लेवर भी होगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन टूर्नामेंट का था और सारे क्रू इकट्ठा होने लगे थे, बट मॉन्स्टर अलग ही अपना वर्कआउट कर रहा था। यूचान कहता है, हे थोड़ा एनर्जी मैच के लिए भी बचा ले। मॉन्स्टर कहता है, ये बस वार्म अप है। दूसरी तरफ लड़के वांग युन से कह रहे थे, ब्रो तू तो आजकल बहुत मस्कुलर हो चुका है। तभी वुइन भी आके कहता है, वाह ब्रो क्या डोले हैं, क्या मैं टच करके देख सकता हूँ। वांग युन कहता है, एक्टिंग मत कर, हम दोस्त नहीं हैं। वुइन कहता है, डैम ड्रग्स ने अच्छा काम करा है, तू बहुत जल्दी शेप में आ गया। वांगन गुस्सा हो जाता है। वुइन कहता है, उप्स सॉरी, क्या ये सीक्रेट रखना था। इसी बीच वुइन मांगा क्रू को देख के स्माइल करता है। वहीं वेन्यू में मेसन, टेरी और गिलबर्ट भी आए थे जो हमिंगबर्ड को ढूंढ रहे थे। वहीं डॉम विनी से कहता है, हे आजकल तू ज्यादा नहीं दिखता, क्या बात है। विनी कुछ नहीं कहता, वो सारे ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी पीछे से ओवन आके कहता है, हे गाइस मुझे तो लगा था ये लोकल टूर्नामेंट है, बट यहाँ तो काफी भीड़ है। डॉम कहता है, मैन ये यहाँ क्या कर रहा है। बट तभी अचानक सारे लोग ओवन को देख के बातें करने लगते हैं, हे ये तो वही है, क्या सच में। मॉन्स्टर भी ओवन को देख के उड़ जाता है। तभी मेसन चिल्लाता है, इट्स ओवन, वर्ल्ड क्लास क्रू, लाइट कैवलरी का मेंबर, द ओवन नाइट। सारे लोग ओवन की पिक्चर्स लेने लगते हैं। वाओ इट्स लाइट कैवलरी, क्या ये कोरिया घूमने आए हैं। मॉन्स्टर भी ओवन को पहचान लेता है। जॉन कहता है, ये लाइट कैवलरी कौन है। हे जुआन, क्या तू जानता है ये कौन है। जुआन कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, इसका क्रू वर्ल्ड फेमस है और ये उसका लीडर है, ओवन नाइट। टेरी और गिलबर्ट कहते हैं, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या ये इतना फेमस है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। मेसन कहता है, बेवकूफों, इसका क्रू वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, तुम्हें पता ही होगा स्ट्रीट राइडिंग सबसे पहले न्यूयॉर्क में शुरू हुई थी, राइट। और वो क्रूज जिन्होंने ये सबसे पहले स्प्रेड करा था वो थे माका एंड लामा क्रू एंड एमएसएच क्रू। और उन्हीं के बीच एक लड़का था जो उन्हें फॉलो किया करता, वो उनका दोस्त बना और उनके साथ राइड किया करता। एंड हाई स्कूल के फ्रेशमैन ईयर में वो लड़का वापस इंग्लैंड चला गया एंड वहाँ अपने एथलेटिक फ्रेंड्स के साथ उसने एक क्रू स्टार्ट करा जो वर्ल्ड फेमस हो गया। वो क्रू था द लाइट कैवलरी और ये वही टीम है जो ओवन ने स्टार्ट करी है। वहीं जून भी कहता है, क्या ये सेली का दोस्त है। डॉन कहता है, वेट तू भी इसे जानता है। जून कहता है, ऑफ कोर्स, ये एक साइकिलिंग मॉडल भी है और एक जीनियस राइडर। टॉम कहता है, ये क्या मजाक है, ये तो बहुत फेमस है। वहीं सेली कहती है, हे जल्दी निकल यहाँ से, तेरी वजह से यहाँ सीन क्रिएट हो गया है। ओवन कहता है, ओ सॉरी, ठीक है मैं बस दूर से देखूंगा। वहीं दूसरी तरफ सांगो चॉय भी ओवन को टीवी पर देख के सोचता है, वेट ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सारे ओवन को देख के हक्के बक्के हो चुके थे। तभी एमसी अनाउंस करता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, लीग ऑफ स्ट्रीट का 9th राउंड अब शुरू होने जा रहा है और ये राउंड होगा एक टीम रिले अटैक। राइडर्स टीम में ब्रेक किए जाएंगे और एक रिले रेस में कम्पीट करेंगे। कोर्स 4.5 माइल्स लंबा होगा
और हर एक टीम दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी, टीम ए एंड टीम बी वर्सेस दूसरी टीम के टीम ए एंड टीम बी। जब रेस स्टार्ट होगी तब हर टीम का पार्ट ए पार्ट बी के स्टार्टिंग पॉइंट तक रेस करेगी एंड पार्ट बी बाकी की रेस खत्म करेगी। जो टीम पहले ये रेस फिनिश करती है वो जीत जाएगी। मांगा क्रू ये देख के कहता है, सो वो सब सच था, ये वही कोर्स है जो उस मैप में था। तभी एमसी कहता है, और अब मैं सबको मैच लिस्ट दिखाने वाला हूँ। रेस बस 10 मिनट में शुरू होगी। सब लोग मैच लिस्ट देखने लगते हैं और मांगा क्रू कहता है, एज एक्सपेक्टेड मांगा क्रू वर्सेस हमिंगबर्ड क्रू। ओवन हमिंगबर्ड से कहता है, मैं पीछे से देखता रहूंगा, गुड लक गाइस। साथ ही वो सैली के सर पे हाथ रख के कहता है, बाद में मिलता हूँ, चोट मत खाना। जे उसे देख के जेलस फील कर रहा था। डॉम कहता है, हे सैली, क्या तुझे वो सब पहले से ही पता था? सैली कहती है, हाँ वो मेरा दोस्त है तो पता ही होगा, बट मुझे ये नहीं पता था वो कोरिया में भी इतना फेमस होगा। विनी कहता है, गाइस हमें उससे ज्यादा अपनी रेस पर फोकस करना होगा एंड आज जो हमारा ओपोनेंट है हमने उसे पहले फेस किया है और ये वो लोग हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है, ये आसान नहीं होने वाला। डॉम कहता है, वेल कल के दुश्मन आज के दोस्त। जून कहता है, बेवकूफ तू उल्टा बोल रहा है। एंड हे, ये क्या, तेरे क्लीट्स किधर हैं? तूने ये बास्केटबॉल शूज क्यों पहने हैं? डॉम कहता है, ये मेरे क्लीट्स हैं, मैंने ये एक्सपर्ट से कस्टमाइज कराए हैं, है ना ऑसम? जून कहता है, एनीवे आज हम रेस में पूरी जान लगा देंगे। वहीं डैक्स कहता है, गाइस देखा सारी इन्फॉर्मेशन सही थी। वहीं चियोलू कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये फेयर नहीं है? डैक्स कहता है, बेवकूफ, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन हमारा लक और एबिलिटी का नतीजा है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम बस लकी हैं, ये रेस हमारी है। तभी स्टाफ कहता है, रेस 5 मिनट में शुरू होगी और फर्स्ट रेस ग्रुप ए की है, एवरीवन प्लीज गेट रेडी। वहीं घर पे सांगो चॉय ओवन को टीवी पर देख के सोचता है, ओ मुझे नहीं लगा था मैं ओवन को कोरिया में देखूंगा। वहीं वेन्यू में तीनों किड्स हमिंगबर्ड का बैनर उठा के कहते हैं, गाइस लेट्स गो, गो हमिंगबर्ड्स। जून कहता है, वेट तुम लोग यहाँ कब आए और स्कूल का क्या हुआ? मेसन कहता है, हम लोग टीम हमिंगबर्ड्स के मेंबर्स हैं, सो हमें तो आना ही था। स्कूल की चिंता मत करो, वो बंदोबस्त हम कर चुके हैं। स्कूल में उन्होंने अपने पुतले बना के लेटा रखे थे जो टीचर उसी वक्त पकड़ लेता है। वहीं गिलबर्ट विनी के पास जाके उसे एक ड्रिंक देके कहता है, विनी ये लो, ये पी लो एंड गुड लक। फैनबॉय आर्या मीनू सब ये मैच देख रहे थे। एमसी बताता है, ये दोनों टीम्स सर्वाइवल मैच में एक साथ थी, बट आज ये एक दूसरे के अगेंस्ट है और आज इनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा। सारे राइडर्स अब स्टार्टिंग लाइन पर रेडी थे और लोग दोनों टीम्स को चीयर कर रहे थे। वहीं हम रेस से पहले का सीन देखते हैं। स्टाफ कहता है, गाइस सबको पता है कि रूल्स क्या है, राइट? दोनों टीम्स हाफ में स्प्लिट होंगी, बट क्योंकि मांगा क्रू और हमिंगबर्ड क्रू में सिर्फ 5 मेंबर्स हैं, तो दोनों टीम्स 2 और 3 मेंबर्स में डिवाइडेड रहेंगी। 2 राइडर्स कोर्स ए में राइड करेंगे जो कि ट्रैक के मिड पॉइंट तक है एंड 3 राइडर्स कोर्स बी राइड करेंगे जो कि मिड पॉइंट से फिनिश लाइन तक है। जल्दी से सब अपनी टीम मेंबर्स को असाइन कर लो, कौन कहां पर राइड करेगा। नेक्स्ट जून कहता है, सो लेट्स डिसाइड। डॉम कहता है, मैं फंस जाऊंगा, मैं जल्द से जल्द मिड पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करूंगा ताकि पार्ट बी आसान हो। विनी कहता है, मैं पार्ट बी में रेस करूंगा। जून कहता है, तो ऐसा करते हैं, जे एंड विनी रेस फिनिश करेंगे और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सैली डॉम के लिए रास्ता बनाएगी ताकि वो पार्ट ए स्प्रिंट कर सके। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और रेफरी कहता है, ऑन योर मार्क सेट गो एंड रेस स्टार्ट हो जाती है। बैटिंग प्लेस पर भी सबने मोस्टली हमिंगबर्ड पर पैसे लगाए थे। बाहर जोकर वुइन से कहता है, तुझे क्या लगता है क्या वो जीत पाएंगे? वुइन कहता है, हमने उनके लिए सब सेट करके दिया है, ये गधे होंगे अगर ये अब भी नहीं जीत पाए। रेस में हमिंगबर्ड लीड पर थी, बट बाहर सब डॉम के शूज के बारे में बातें कर रहे थे। हे, क्या वो बास्केटबॉल शूज में रेस कर रहा है? लॉल। बट जॉन अपने जूते देख के चिल्लाने लगता है, ओ माय बेबीज, मैं इस हरामखोर को मार डालूंगा। वहीं रेस में सेली डॉम से कहती है, हे अपनी एनर्जी सेव करो, मैं तुम्हारे लिए विंड ब्लॉक करती हूँ, तुम पीछे रहना। टॉम कहता है, ओके, बट साथ ही वो लेफ्ट राइट देख के सोचता है, वेट ये लोग किधर हैं? एंड तभी वो रियलाइज करता है, वेट व्हाट द हेल, ये लोग हमारे पीछे स्लिप स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, ये बच्चे ये स्टार्टिंग से ही हमारा यूज करना चाहते हैं। डॉम गुस्सा हो चुका था और सैली को ओवरटेक करके स्प्रिंट करने लगता है। सैली कहती है, ओए बेवकूफ, ये तू क्या कर रहा है? टॉम कहता है, सॉरी बट मैं खुद से ही स्प्रिंट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ पार्ट बी पर बाकी राइडर्स भी रेडी थे। डैक्स कहता है, शिट, मुझे उस मुच्छर से कम्पीट करना था। पास में ही जून विनी और जे से कहता है, हे आज उन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, सो पिछली बार की तरह एक दूसरे से कम्पीट मत करने लग जाना। वहीं डैक्स उन्हें देख के कहता है, अगर हम उचिया क्लैन और सुपर रूकी पर नजर रखें तो हम रेस जीत सकते हैं। तभी विनी उनकी तरफ देखता है और मांगा क्रू सबके सब आंख छुपा के चिल्लाते हैं, हे जल्दी अपनी आंख छुपाओ, वो अपनी मांगा क्रू सारंगान यूज कर रहा है। दूसरी तरफ रेस में डॉम बाकी ग्रुप से आगे स्प्रिंट कर चुका था और बाहर लोग बातें कर रहे थे, व्हाट द हेल, ये वापस से स्प्रिंट कर रहा है, बट ये इतनी जल्दी क्यों? ओवन भी ये रेस गौर से देख रहा था। वहीं जुआन कहता है, मांगा क्रू उनके ठीक पीछे चल रहा था, सो लगता है वो इस रेस को स्टार्टिंग से ही एक फिजिकल कॉन्टेस्ट बनाना चाहता है। रेस में सैली अभी भी डॉम को धीरे चलने को कह रही थी, बट डॉम नहीं सुनता। साथ ही सैली पीछे मांगा क्रू को देख के सोचती है, मैन ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं?
मांगाक्रू सेली से बिल्कुल चिपक के चल रहा था और आगे डॉम सोचता है, हाँ ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे, लगता है मैं बहुत तेज स्प्रिंट कर गया और उन्होंने गिव अप कर दिया। डैम, मैं तो साइकिलिंग वर्ल्ड का माइकल जॉर्डन हूँ। बट इसी बीच सामने मोड़ आ जाता है और डॉम को स्पीड स्लो करनी पड़ती है। साथ ही वो कहता है, ओके यहाँ से आगे कोर्स में बहुत मोड़ हैं। वहीं पीछे कैप्टन अमेरिका प्रैक्टिस का सीन याद कर रहा था। मैक्स कहता है, यहाँ कोर्स में बहुत सारे मोड़ हैं, सो हमें इनकी जितनी हो सके उतनी आदत डालनी होगी, क्योंकि जो यहाँ से आगे निकल गया वो रेस जीत जाएगा। तुम दोनों कोर्स ए करना। वापस रेस में डॉम को मोड़ों पर हमेशा की तरह परेशानी हो रही थी। बाहर ग्यूचान कहता है, वो फास्ट है बट उसकी कॉर्नरिंग अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई। उसी वक्त मांगा क्रू भी सेली को ओवरटेक करके स्प्रिंट करने लगते हैं और एमसी बताता है, मांगा क्रू फाइनली अपना अटैक लॉन्च कर चुका है और वो बड़ी आसानी से ट्रैक पर मूव कर रहे हैं। सेली भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है बट वो बहुत तेजी से मोड़ों पर निकलते जा रहे थे। सुलिम कहता है, वाओ वो लोग डॉम से कैचअप करने वाले हैं। रेस में डॉम बिना फिक्र के चल रहा था, तभी अचानक वो देखता है मांगा क्रू बहुत स्पीड से उसे ओवरटेक करते हैं। बैटिंग प्लेस पर लोग नर्वस हो चुके थे और हमिंगबर्ड पर चिल्लाने लगते हैं। वहीं वुइन कहता है, नाइस, लगता है ये लोग होमवर्क करके आए हैं। रेस में मांगा क्रू का राइडर थानोस की तरह चुटकी बजा के कहता है, हमारा आधा काम पूरा हो चुका है। पीछे डॉम पूरा ट्रिगर हो चुका था। वो पागलों की तरह पैडल मारते हुए कहता है, शिट, हम लोग हार रहे हैं और मैं इस कोर्स में स्पीड अप नहीं कर पा रहा। डॉम स्पीड बढ़ा रहा था बट जैसे ही मोड़ आता उसे स्पीड स्लो करनी पड़ती। जुआन कहता है, डैम, जितने मोड़ आते हैं इसकी स्पीड उतनी स्लो होती जाती है। एमसी बताता है, टीम मांगा अब बड़ी लीड ले चुकी है और बहुत शॉर्ट रूट से आगे निकल रहे हैं। नानाचान कहती है, हे जल्दी से और स्पीड बढ़ाते हैं, बट तभी वो हैरान हो जाती है क्योंकि अचानक सैली उनसे कैचअप कर चुकी थी। नानाचान चिल्लाती है, हे योंगचोल, गो फास्ट। बाहर लोग हैरान थे, डैम, सैली अचानक कहाँ से आ गई। बट तभी नानाचान सैली को टक्कर मार के गिराने की कोशिश करती है और कहती है, बहुत हुआ, तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगी। सैली हैरान होकर कहती है, हे ये तुम क्या कर रही हो। नानाचान सैली को नहीं गिरा पाती, हालांकि वो सैली को रोकने में सफल हो गई थी। सैली जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाती है। वहीं डॉम सैली को पास कर जाता है। आगे ह्योंगचोल पागलों की तरह पैडल मारते हुए सोच रहा था, हमें ये रेस जीतनी ही होगी, हमने बहुत मेहनत करी है। जब हम पहली बार जीते थे तब मैंने रियलाइज करा था कि हम जैसे आम इंसान भी जीत सकते हैं। मुझे विश्वास है मेरे टीम मेंबर्स भी सेम फील कर रहे होंगे कि आज हमें किसी भी हाल में जीतना है, ताकि हम हाई स्कूल में जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मेमोरीज बनाएं। हीरोज जब साथ में रहते हैं तब ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो लेट्स विन दिस, क्योंकि मैं हूँ ह्योंगचोल को। और ये कह के वो अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा लेता है और डॉम से बहुत दूर चला जाता है। तभी एमसी बताता है, इसी के साथ मांगा क्रू पार्ट बी पर पहले पहुंचता है और साथ ही मांगा क्रू के बाकी राइडर्स फुल स्पीड से जाते हुए बड़ी लीड ले चुके हैं। बाहर लोग शौक थे, वाओ ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। वहीं जून कहता है, आखिर इन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। साथ ही विनी सोच रहा था, आखिर डॉम इन बच्चों से स्लो कैसे हो सकता है। तभी सामने से डॉम चिल्लाता हुआ आता है, सॉरी गाइस, माफ करना। बाहर जुआन कहता है, अगर उन्होंने पार्ट बी में कैचअप नहीं करा तो हमिंगबर्ड हारने वाली है। मारियो भी रेस देखते हुए चिल्लाता है, हे बॉय, तू कर क्या रहा है। ऐसे स्टार्टिंग से ही अकेले कौन स्प्रिंट करता है, क्या तू इतना बेवकूफ है। वहीं टीवी पर एमसी बताता है, टीम मांगा पार्ट भी पहले स्टार्ट कर चुकी है और ये टीम हमिंगबर्ड से लगभग 165 यार्ड आगे हैं। अगर टीम हमिंगबर्ड जल्दी कैचअप नहीं करती तो ये उनके लिए बहुत टफ होने वाला है। ये सब सुन के जे की मॉम घर पे मुस्कुराने लगती है। पार्ट भी पहुंच के डॉम खुद से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और दूसरी तरफ मांगा क्रू को लीड में देख के बैटिंग प्लेस पे सब चिल्लाने लगते हैं, ये क्या बकवास है, आखिर वो लोग इतनी बेकार टीम से कैसे हार रहे हैं, कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं। साथ ही मैच देख रहा ओवन भी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर सैली ने इतनी बेकार टीम क्यों चुनी है। अब मुझे समझ आ चुका है कोरियन टीम्स कितनी बेकार हैं। और ये कह के चला जाता है। तभी एमसी बताता है, लेट्स गो। टीम हमिंगबर्ड चेज शुरू कर चुकी है एंड वो फुल स्पीड से मांगा क्रू के पीछे लगी है। रेस में जून कहता है, तुम दोनों मेरे पीछे चलो एंड अपनी एनर्जी सेव करो, हमें ये रेस किसी भी हाल में जीतनी है। वो तीनों बड़ी खतरनाक स्पीड से मांगा क्रू का पीछा कर रहे थे। जून कहता है, ये गैप तो मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा है, हमें ये कॉर्नर्स पर कवर करना होगा। आगे डेक्स सोच रहा था, हमने इस ट्रैक पर कई बार प्रैक्टिस करी है, वो हमें कभी नहीं हरा पाएंगे। साथ ही पावर रेंजर आगे मोड़ देके कहता है, गाइस पॉइंट बी A1 आ रहा है और वो तीनों एक साथ लीन होके परफेक्ट मोड़ काटते हैं। एमसी कहता है, वाओ टीम मांगा बड़ी स्मूथली कोर्स को पार कर रही है। बाहर लोग बातें कर रहे थे, डैम, टीम मांगा ऐसे राइड कर रही है जैसे उन्हें ये कोर्स पहले से ही पता हो, बट ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। वो शख्स कहता है, क्योंकि मोड़ पे आने से पहले ही वो ट्रैक के बाहर की तरफ जाने लग गए थे और फिर एंड में अंदर की तरफ, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो। वहीं जून कहता है, गाइस अब हम एलिस में घुसने वाले हैं, कॉर्नरिंग के लिए रेडी हो जाओ। पर अगर हम नॉर्मल तरीके से कॉर्नर्स पर जाएंगे तो हम कभी कैचअप नहीं कर सकते, सो क्यों ना हम ये अपने स्टाइल में करते हैं, लेट्स गो। और वो तीनों गेट्स बदल के और स्पीड बढ़ा लेते हैं। वहाँ लोग शौक थे, हे वो मोड़ पे स्पीड बढ़ा रहे हैं, व्हाट द हेल। और हम देखते हैं वो तीनों बिल्कुल लीन होके ड्रिफ्ट मारते हुए कॉर्नरिंग कर रहे थे। गिलबर्ट ये देख के शौक था, क्या ये लोग ड्रिफ्ट भी करते हैं। मेसन बताता है, क्या तुझे इतना भी नहीं पता
ये हमिंगबर्ड का सिग्नेचर मूव है, क्योंकि फिक्सी में इतनी स्पीड में मोड़ काटना है तो तुम्हें ड्रिफ्ट मारनी होगी। अब हमिंगबर्ड काफी गैप कवर कर चुके थे। डैक्स उन्हें देख के चिल्लाता है, व्हाट द हेल, वो लोग हमसे कैचअप करने वाले हैं, जल्दी करो। पावर रेंजर कहता है, चिंता मत करो, हम पे अभी भी एडवांटेज है। पर तभी जून चिल्लाता है, नाउ गो गाइस, और जे एंड विनी जून को ओवरटेक करके निकल पड़ते हैं। युवान कहता है, फाइनली दोनों शिकारी कुत्ते छूट चुके हैं। मांगा क्रू भी उन्हें आता देख घबरा जाता है। पावर रेंजर कहता है, गाइस पॉइंट बी 2A, हम लीड में हैं, बस अपनी पोजीशन मेंटेन रखो। जब तक हम लाइन ऑफ पॉइंट्स पर रहते हैं हम लीड में रहेंगे, ये रेस हमारी है। और तीनों एक साथ वापस से परफेक्ट मोड़ काटते हैं। बट तभी विनी दीवार पे चलता हुआ और जे उनके बीच से होता हुआ मांगा क्रू को ओवरटेक कर देता है। मांगा क्रू को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा होता। बाहर भी लोग हैरान थे, आखिर ये क्या मूव था। ओवन भी उन्हें देख के सरप्राइज था। एंड तभी एमसी बताता है, एक ने अपना मोमेंटम यूज करके दीवार पे बाइक चढ़ा दी, तो दूसरे ने ड्रिफ्ट करते हुए बिल्कुल अंदर से मोड़ काटा। ये दोनों बाइकर्स बिल्कुल अलग ही लेवल पर हैं। गिलबर्ट कहता है, होली शिट, मैंने कभी नहीं सोचा था बाइक रेसिंग ऐसी होती है। एमसी बताता है, हमिंगबर्ड अब लीड पर है एंड वो फिनिश लाइन की तरफ स्प्रिंट कर रहे हैं। पावर रेंजर कहता है, ये नहीं हो सकता, उस कॉर्नरिंग ने हमें धोखा दे दिया, बट हमने यहाँ 1000 बार प्रैक्टिस करी है, हम ये रेस नहीं हार सकते, हमें वापस से कैचअप करना होगा। वहीं घर पे मॉम ये देख के गुस्सा हो गई थी। यूचान ये देख के कहता है, डैम, वो दोनों काफी अच्छे हैं, बट वो व्हाइट हेलमेट में जो लड़का था उसने इन दोनों को बहुत सपोर्ट करा। उसने आगे रह के विंड ब्रेक का काम किया जब तक दोनों टीम के बीच का गैप कम नहीं हो गया था, और फिर बिल्कुल सही टाइम पे टीम से अलग हो गया। नेक्स्ट एमसी बताता है, रेस में बस अब 500 यार्ड बाकी हैं, रेसर्स को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। विनी और जे दोनों फुल स्पीड से एक साथ राइड कर रहे थे एंड वापस से विनी के माइंड में मेमोरीज लूप में चलने लगती है। बट तभी विनी सब भूल के रेस में फोकस करता है एंड स्पीड बढ़ा लेता है। बाहर लड़के बातें कर रहे थे, डैम, ये लाल बार वाला भी औसम है, इतनी स्पीड में स्प्रिंट करना, वो भी राइजर बार पे, कोई आम बात नहीं। वहीं पीछे पावर रेंजर चिल्लाता है, गाइस समय आ गया है अल्टीमेट मूव का। और तभी दो राइडर्स डैक्स को धक्का देते हुए चिल्लाते हैं, डेडली मंगा पिस्टल गो। और खतरनाक पुश के साथ डैक्स बड़ी स्पीड से जे और विनी की तरफ बढ़ता है। एमसी कहता है, टीम मांगा ने अभी तक अपना सीक्रेट अटैक छुपा कर रखा था, पर अब डैक्स खतरनाक बूस्ट के साथ कैचअप कर रहा है। और देखते ही देखते डैक्स जे और विनी से आगे निकल जाता है। बैटिंग प्लेस पर लोग पागल हो चुके थे, क्योंकि टीम मांगा फाइनल मोमेंट्स में लीड ले चुकी थी। रेस में अब सिर्फ 300 यार्ड बाकी थे। डैक्स अपने पुराने दिन याद कर रहा था, कैसे सब उसे बुली करते। एंड तभी वो चिल्लाता है, मुझे भी अपनी खुद की पहचान बनानी है, और पेडल छोड़ के सुपरमैन पोज में लेट जाता है। आखिरी डाउनहिल कोर्स पे डैक्स बड़ी तेजी से जा रहा था और लोग शॉक थे। वो रहा द सुपरमैन। इसी बीच जे विनी को पीछे छोड़ के अपनी स्प्रिंटिंग और तेज कर चुका था। विनी भी जे को देख के जेलस फील करता है कि ये हमेशा कैसे आगे निकल जाता है। डैक्स कहता है, फाइनली मैं जीतने वाला हूँ। एमसी बताता है, डैक्स डाउनहिल कोर्स का फायदा उठाते हुए सारा दाव अब सुपरमैन पोज पर लगा चुका है। एंड जैसे ही डैक्स कहता है, मैं जीत गया, तभी साइड से जे आता है और सारे चिल्लाते हैं, वाओ, टीम हमिंगबर्ड वापस से कैचअप कर चुका है। रेस में बस 50 फीट बाकी था। जे एंड डैक्स बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे, बट जे याद करता है कैसे विनी हर बार पीछे रह के डिप्रेस्ड होता जा रहा था। उसने वो सब नोटिस किया था। एंड तभी जे खुद न जीत के डैक्स को ब्लॉक करता है एंड विनी स्पीड से आके रेस जीत जाता है। बाहर सारे शॉक थे। एमसी बताता है, फिनिश लाइन से ठीक 30 फीट पहले टीम हमिंगबर्ड ने आके रेस जीत ली। वाओ, क्या ड्रामेटिक जीत थी। टेरी मेसन चिल्लाने लगते हैं। वहीं गिलबर्ट शॉक था, क्या ये एमेच्योर साइकिलिंग टूर्नामेंट है। वहीं स्कूल में डैक्स का बुली भी डैक्स की तारीफ करता है। बाहर वेन्यू में ओवन रेस देख के जाने वाला था, बट तभी कुछ गार्ड्स आके ओवन को अपने साथ ले जाते हैं। फिनिश लाइन पर मांगा क्रू सारे उदास थे। डैक्स कहता है, आई एम सॉरी गाइस, बट तभी क्राउड मांगा क्रू के लिए तालियां बजाता है। वहीं विनी जैसे कहता है, ये तूने क्यों किया, तो वो रेस आसानी से जीत सकता था, बट तूने उसे ब्लॉक करके मुझे क्यों जीतने दिया। जे कहता है, मैं बस अपनी टीम के लिए बेस्ट चांसेस देख रहा था और कुछ नहीं। विनी कहता है, तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ, बट तभी पीछे से बाकी सारे आके कहते हैं, गुड जॉब गाइस, मुझे पता था तुम लोग जीत जाओगे। वहीं दूसरी तरफ ओवन को सांगो चॉय ने बुलाया था। वेन्यू में रिपोर्टर्स जे का इंटरव्यू लेते हैं। वहीं विनी जाते हुए कहता है, गाइस मैं थक चुका हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। बट अचानक सामने पूरा मांगा क्रू खड़ा था। डैक्स कहता है, क्या हम तुम सबसे 1 मिनट बात कर सकते हैं। एंड कुछ देर बाद डॉम उनसे कहता है, नाइस रेस गाइस, हम बड़ी बारीक मार्जिन से जीते, पार्टे तो तुमने फाड़ के रख दिया था, शायद तुम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी थी। डैक्स कहता है, वो इसलिए क्योंकि हम पे एडवांटेज था। पूरा हमिंगबर्ड कंफ्यूज हो जाता है, एडवांटेज, कैसा एडवांटेज। और फिर डैक्स उन्हें सारी बात बताता है। जून कहता है, तो मतलब रेस के रूल्स लीक हो चुके थे। डॉम कहता है, सो तुमने पहले से ही कोर्स में प्रैक्टिस करी थी। डैक्स कहता है, हाँ, और इसलिए मैं माफी मांगता हूँ, हमसे घटिया इंसान कोई नहीं। बट डॉम उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, हे कोई बात नहीं, अब हम जीत गए हैं तो तुम्हें जाने देते हैं। अगर हमें ये हारने के बाद पता लगता तो मैं तुम्हें मार डालता। वहीं विनी कहता है, मुझे तुम पे घिन आ रही है, तुम अब सॉरी बोल रहे हो, रेस में चीटिंग करने के बाद सॉरी बोल के क्या फायदा।
अगर जिंदा रहना है तो मेरे सामने मत आना। और ये कह के विनी चला जाता है। दूर से देख रहा वोइन कहता है, इन हरामखोरों ने उन्हें बता दिया, अगर हार ही गए थे तो इन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, मुंह खोलने की क्या जरूरत थी। घर जाते हुए डेक्स इस बारे में सोच के रिग्रेट कर रहा था। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने बदला लेने के लिए चीटिंग करने का सोचा, मुझसे बुरा कोई नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। तभी वोइन आके कहता है, ये विश तुम्हारी मैं पूरी करता हूँ, जरा हमारे साथ आओ। वोइन ने सेनाचान का मास्क पहना था और डेक्स सेनाचान को देख के कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं क्वीन और जोकर डैक्स और उसके दोस्त को बहुत बुरा पीट चुके थे। डैक्स कहता है, तुम हो कौन? क्वीन कहता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन बेवकूफ। डैक्स कहता है, वेट, सो वो पैकेज तुमने भेजा था? क्वीन डैक्स की मुक्के और लाते बजाते हुए कहता है, रामखोरो, इतनी मदद करने के बाद तुम्हें जीतना चाहिए था, अब जाके मर जाओ। डाई, डाई, तुम जैसा कचरा यहाँ होना डिजर्व ही नहीं करता। वहीं घर पे गार्ड डॉम से कहता है, हे डॉम, क्या तुम सो रहे हो? क्यों ना आज हम बाहर डिनर पर चलते हैं। पर वो देखता है डॉम ने टेबल पर एक नोट लिखा था, मुझे कुछ समय तक मत ढूंढना। गार्ड कहता है, वेट, क्या वो फिर से कहीं भाग गया? दूसरी तरफ जून जैसे कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, रेस के रूल्स लीक हो गए थे, शायद टूर्नामेंट में सिक्योरिटी इतनी भी टाइट नहीं है। जे कहता है, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? वो असॉल्ट इंसिडेंट, वो डोपिंग वाला किस्सा, ये लीग रूल्स, इस टूर्नामेंट में कुछ तो अजीब हो रहा है। जून कहता है, सो मैं अकेला नहीं हूँ जो ये सोच रहा था, ये टूर्नामेंट बहुत लापरवाही से चल रहा है, बट अभी बिना प्रूफ के हम कुछ नहीं कह सकते। इसी बीच वो शख्स जिसे सांगोचॉय ने वो पेन ड्राइव दी थी, वो ऑडियो में सुनता है, हमिंगबर्ड प्राइज मनी सर्जरी के लिए यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट दिन अगले दिन का था। मॉम विनी को खाना खाने को कहती है। विनी कहता है, नहीं, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। साथ ही वो कहता है, मॉम, क्या तुम्हें पता है तुम दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हो, तुम्हें खाने पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल में बच्चे विनी को देख के रेस की बातें कर रहे थे। गिलबर्ट भी आके कहता है, हेलो विनी, कल की रेस के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मुझे पता था तुम उस पटाखों को पीछे छोड़ के रेस जीत जाओगे, मुझे बहुत मजा आया। विनी कहता है, चुप कर बेवकूफ। वहीं पास में यूमी खड़ी थी और स्कूल के लड़के उसे देख के बातें कर रहे थे। वाओ, वो लड़की कितनी सुंदर है, आखिर ये है कौन? तभी यूमी विनी को देख के हाई कहती है और सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। हाँ, क्या ये विनी की गर्लफ्रेंड है? मैन, मुझे तो जलन हो रही है, वो कितनी सुंदर है। विनी यूमी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूमी कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। कल मैं पास से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। रेस जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तुम्हें मार डालती अगर तुम हमारी टीम को हराने के बाद खुद हार जाते। विनी कहता है, सो तुम ये कहने यहाँ आई हो? तभी यूमी विनी को गिफ्ट देते हुए कहती है, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे फर्स्ट आने के लिए गिफ्ट है, ये रख लो, मैं कब से तुम्हें ये देना चाहती थी। गिफ्ट देके यूमी चली जाती है। वहीं गिलबर्ट अभी भी सदमे में था कि विनी की गर्लफ्रेंड कितनी हॉट है। विनी तो हमारी लीग से बाहर है। क्लास में विनी देखता है यूमी ने उसे बाइकिंग ग्लव्स दिए थे। सांगवान कहता है, क्या उसने तुझे ये दिए? डैम, तेरे पुराने ग्लव्स तू 5 साल से चला रहा था और वो पूरे फट चुके थे। आई एम ग्लैड तुझे एक न्यू ग्लव्स मिल गए। और ये क्या? उसने इन पे लिखा भी है, गुड लक। ये लड़की तो काफी अच्छी है। हे, लव लाइफ के लिए गुड लक विनी। बट विनी उठ के कहता है, लव माई एस, मेरे पास डेट करने का टाइम नहीं है, और चला जाता है। बट पीछे सांगवान डब्बे पे यूमी का नंबर देखता है और साथ में विनी अपना फोन भी टेबल पे भूल चुका था। वहीं घर जाते हुए यूमी सोच रही थी, शायद मुझे अपना नंबर नहीं देना चाहिए था, मुझे नहीं लगता वो मैसेज करेगा। शिट, बट तभी यूमी देखती है विनी का टेक्स्ट आया था, थैंक यू सो मच, और बहुत सारे दिल। यूमी ये देख के खुश हो जाती है, वाओ, ये कितना क्यूट है। वहीं सनी हाई में सैली कहती है, डॉम आज स्कूल नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्या बात है। ये कहता है, पता नहीं, मे बी वो सो रहा होगा। सैली कहती है, आई होप वो कल की रेस के लिए खुद को ब्लेम ना कर रहा हो। तभी मारियो क्लास में आके कहता है, सारे चुप हो जाओ और अपनी सीट्स पर बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें एक नए दोस्त से मिलाना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ कुछ महीने रहने वाला है। और तभी क्लास में ओवन आता है, ओवन नाइट, और लड़कियां उसे देख के पागल हो जाती है। बट सैली ओवन को देख के बहुत गुस्सा थी। दूसरी तरफ सांगवान बाथरूम में मजे से मूत रहा था। तभी गुस्से में विनी आके कहता है, हे, ये मैसेज तूने भेजा है ना? सांगवान बहुत ज्यादा डर जाता है, ओ शिट, मैं ये डिलीट करना तो भूल ही गया, और वो धुन दबा के भागने लगता है। विनी भी उसे मारने उसके पीछे भागता है। रामकोर, वहीं रुक जा। दूसरी तरफ ओवन क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हाय, मेरा नाम ओवन नाइट है और मैं इंग्लैंड से हूँ। मैं कुछ महीने आपके साथ क्लास में पढ़ने वाला हूँ, होप मैं आपके साथ घुल मिल सकूंगा। लड़कियां बहुत ज्यादा खुश थी और लड़के जेलस। मारियो कहता है, ओके, सो तुम कहाँ बैठना चाहोगे? तभी ओवन जाता है और जे के सामने खड़े होके कहता है, मिस्टर नाम, मैं यहाँ बैठूंगा। मारियो कहता है, नाइस, तुम एक अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठना चाहते हो। साथ ही मारियो सोचता है, ओ बॉय, लगता है उसे भी मेरी तरह ब्रोमांस पसंद है। वहीं सैली ओवन से कहती है, जल्दी बता, तू यहाँ क्यों आया है? तू करना क्या चाहता है? ओवन कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस जब तक कोरिया में हूँ तो पढ़ना चाहता हूँ और नए दोस्त बनाना चाहता हूँ। सैली गुस्से से कहती है,
क्या तू मरना चाहता है? बकवास बंद कर और सच सच बता, मुझे बेवकूफ मत समझ। तूने मेरे ग्रैंडपा से बात करी, राइट? दोनों लड़ रहे थे और वहीं खिड़की से ग्रैंडपा चुपके चुपके उन्हें देख रहा था। नाइस ओवन, तू अच्छा कर रहा है। उसने अच्छी सीट चुनी। साथ ही हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा ने ओवन से कहा था, हे क्या तुम उस जे पे नजर रख सकते हो? मुझे उसे सैली से दूर रखना है। और ओवन भी सैली को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो गया था। ऑफिस प्रेजेंट में मारियो प्रिंसिपल को देख के कहता है, प्रिंसिपल निक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल कहता है, ओ मैं तो बस देख रहा था ओवन ठीक से घुल मिल रहा है या नहीं। क्लास में ओवन जैसे कहता है, तुम बाइकिंग अच्छी कर लेते हो, क्यों ना हम दोनों एक रेस करें, क्या कहते हो? तभी सैली उसके सर पे बुक मार के कहती है, चुप कर, अगर तूने जे से लड़ने का सोचा तो मैं तुझे मार डालूंगी। वो दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं। तभी जे गुस्से से उठ जाता है और क्लास से चला जाता है। नेक्स्ट हॉल में जे लॉलीपॉप मुंह में रख के जा रहा था और उसी वक्त आर्या जे को सीढ़ियों में देखती है और घबरा के ब्लश करते हुए उसे हाई कहती है, बट साथ ही वो शर्मा के भाग जाती है। जे कंफ्यूज था, हाँ इसे क्या हुआ? नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था और मीनू दोस्तों के साथ राइड करने का सपना देख रहा था। तभी सब राइड करते हुए आगे निकल जाते हैं और मीनू पीछे छूट जाता है। साथ ही अचानक बारिश होने लगती है। कुछ देर बाद वो व्हील चेयर पर था। वो उनका पीछा करने की कोशिश में गिर जाता है। वो बाकी सबको आवाज लगाता है बट सब उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। बट उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है और मीनू जोर जोर से हाँफ रहा था। बट फिर वो अपनी हालत देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इसी बीच हॉस्पिटल आते वक्त यूना भी टॉम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी बट उसका कॉल नहीं लगता। साथ ही मीनू के रूम में आके यूना कहती है, ओ ये विंडो किसने खोली? सब भीग चुका है। कुछ देर बाद फ्रूट काटते हुए यूना कहती है, वो आज केयर गिवर नहीं आ पाई, तुम्हें आज तकलीफ हुई होगी। मीनू कहता है, नहीं अब सब ठीक है, अब मुझे आदत हो गई है। यूना कहती है, क्यों ना हम रिहाब वापस से शुरू करें, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मीनू कहता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्टर ने कहा मेरे ठीक होने के चांसेस 3% से भी कम हैं। मुझे फालतू होप मत दो। यूना कहती है, ये कोई फालतू होप नहीं है, मैंने सुना है लोग तुमसे भी बुरी हालत में थे और रिहाब से ठीक हो गए, सो हमें ये ट्राई करना चाहिए। वेट, डैड का कॉल है, तुम ये खा लो, मैं डैड से बात करके आती हूँ। यूना के बाहर जाते ही मीनू प्लेट पर रखे चाकू को देखता है। इसी बीच बाहर यूना डैड से कहती है, आपने कहा था आप आज जरूर आएंगे, ये मत कहना फिर से कुछ जरूरी काम आ गया। ओके फाइन। तभी मिया भी वहाँ पे आके यूना को हाई कहती है। यूना कहती है, सो तुम्हारी शूटिंग कैसी रही? मिया कहती है, हाँ सब ठीक है, ये वीक बहुत बिजी था, मुझे अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। एंड मीनू कैसा है? यूना कहती है, वेल उसकी हालत सेम है, वैसे ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, मीनू को ब्लू फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। मिया कहती है, वो सच में, आई होप उसे ये पसंद आए। वो बातें करते हुए अंदर की तरफ ही आ रहे थे कि उनकी नजर मीनू पे जाती है और वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि मीनू ने अपना हाथ काट दिया था। दूसरी तरफ छुट्टी के वक्त सारी लड़कियां ओवन को घेर के खड़ी थी बट उसकी नजर तो सामने जा रहे जे और सैली पर थी। सैली जे से कहती है, हे कहीं तुम्हें ओवन के साथ बैठने में तकलीफ तो नहीं हो रही? तुम्हें सीट चेंज तो नहीं करनी? जे कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। सैली कहती है, रियली? पर आज पूरा दिन तुम्हारा मूड खराब था। जे कहता है, नहीं मैं ठीक था। बट तभी उसे मिया का कॉल आता है और वो उसी वक्त हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। सैली कंफ्यूज थी, अचानक ये क्या हुआ? वहीं जे भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर मिया और यूना उसे सारी बात बताते हैं। कुछ देर बाद मिया कहती है, क्या मीनू ठीक होगा? जे कहता है, हाँ उसे उसी वक्त ट्रीट कर दिया गया था तो उसे ठीक होना चाहिए। साथ ही मिया जे को बताती है, क्या तुम्हें पता है परसों मीनू ने कहा कि उसे मुझसे ब्रेकअप करना है। मुझसे मीनू को प्रतिदिन एजी होते हुए नहीं देखा जा रहा बट फिर भी मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था, सब मेरी गलती है। जे कहता है, नहीं ये मेरी गलती है। तभी दोनों अंदर यूना की आवाज सुनते हैं जो मीनू को डांट रही थी। यूना रोते हुए कह रही थी, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? पहले यूनमी, फिर मॉम एंड अब तुम, आखिर ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा, मैं अपने स्कूल पर फोकस करना चाहती हूँ। मुझे फील हो रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। मीनू यूना को सॉरी कहता है बट यूना रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। मिया भी यूना को रोते देख उसके पीछे चली जाती है। ये भी उदास था बट पीछे जे की मॉम भी ये सब देख रही थी। बाहर मिया यूना को चुप करा रही थी। तभी यूना के डैड और उनके लोग वहाँ पे आते हैं और उन्हें देख के यूना चिल्लाती है, डैड आपने कहा था आप बहुत बिजी हो और अब आपको यहाँ आने का टाइम है। बट डैड उसे इग्नोर करके सीधा अंदर जाके मीनू से कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? यूना कहती है, डैड मीनू अभी भी रिकवर कर रहा है। डैड कहते हैं, ओके मीनू मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। मीनू कहता है, तुम समझते हो मैं कैसा फील कर रहा हूँ? तुम्हें मेरे बारे में पता क्या है? तुम्हें बस अपनी उस कंपनी की पड़ी है। क्या आपने एक बार भी फैमिली के बारे में सोचा है? इस तरह से रहने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा, काश मैं मर चुका होता। ये सुन के डैड उसे चांटा मार देते हैं और गुस्से से कहते हैं, क्या तू मरना पसंद करेगा? ये तो अपने बाप से कैसे कह सकता है? डैड के आदमी उन्हें पकड़ के बाहर ले जाते हैं, सर शांत हो जाइए। बट डैड बाहर जाते ही गिर जाते हैं। जे भी बहुत गुस्सा था और वो सीधे मॉम के ऑफिस में जाके मॉम से कहता है, क्या कोई रास्ता है जिससे आप मीनू को चलने में मदद कर सको? मॉम कहती है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा फील्ड नहीं है, उसे न्यूरो सर्जन से बात करनी चाहिए। अब दूसरों की प्रॉब्लम्स में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने पे ध्यान दो। तुम सीनियर हो, चुनो तुम जाके अपने बारे में सोचो। ये गुस्से से चिल्लाता है, मॉम उसकी जगह पर मुझे होना चाहिए था, वो मेरी जगह पर वहाँ लेटा है। मॉम कहती है, क्या ये तुम किसी और से जाके मत कहना, वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो उसकी चॉइस थी।
जे कहता है, मॉम ये आप कैसे कह सकती हैं? मीनू का कार एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। मॉम कहती है, तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम उन बच्चों के साथ उस फालतू टूर्नामेंट के लिए नहीं घूमते तो ये एक्सीडेंट हुआ ही ना होता। अपनी एनर्जी दोस्ती में जाया मत करो, तुम्हारे लिए जो जरूरी है उस पर ध्यान दो। जे कहता है, मेरे लिए क्या जरूरी है? क्या मुझे एक इमोशनलेस मशीन की तरह बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? बाहर विनी और बाकी लोग भी मीनू से मिलने आए थे। अभी जे उनके सामने से गुस्से में निकलता है। वहीं रूम के बाहर यूना को डैड का वॉलेट मिलता है और उससे पुरानी मेमोरी याद आती है, जब मीनू और यूना ने डैड के बर्थडे पे उन्हें ब्लू वॉलेट ला के दिया था। यूना ये मेमोरी याद करके रोने लगती है। अभी जून आके कहता है, हे यूना क्या हुआ, तुम बाहर क्यों हो? अंदर मियाँ मीनू से कह रही थी, अगली बार से ये कभी मत कहना कि तुम्हें मरना है। तुम्हें याद है जब मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाहती थी, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा मेरे लिए खड़े रहेंगे, खासकर तुम। मुझे लगा था वो बस वर्ड्स हैं, पर अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है मैं सिर्फ इसलिए हिम्मत जुटा पाई थी क्योंकि तुम मेरे साथ खड़े थे। मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई होप मुझे तुम्हारा चेयरफुल साइड देखने को मिलेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तभी छोटी बच्ची भी मीनू का हाथ पकड़ के कहती है, मिस्टर मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मीनू और मिया दोनों घबरा जाते हैं। उसी वक्त यूना और बाकी लोग भी रूम में आते हैं और यूना छोटी बच्ची को देख के कहती है, हाँ यूनमी। दूसरी तरफ वापस जाते हुए डैड कार में ड्राइवर से कहते हैं, क्या तुमने कोई अब्रॉड में रिहैबिलिटेशन सेंटर देखा? ड्राइवर कहता है, हाँ बट क्या मीनू जाएगा? डैड कहते हैं, मैं किसी भी तरह उसे मना लूंगा। साथ ही डैड रियलाइज करते हैं, वेट मेरा वॉलेट हॉस्पिटल में छूट गया, गाड़ी वापस मुड़ाओ। वहीं हॉस्पिटल के बाहर जे बेंच पर उदास बैठा था। सेली आके जे को शांत करती है, बट पास से गुजर रहा ओवन जो सेली को बार बार कॉल कर रहा था वो उन्हें साथ में देख लेता है। वहीं हॉस्पिटल रूम में छोटी बच्ची बाकी सबको देख के कहती है, वाह मिस्टर आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा तो कोई भी फ्रेंड्स मुझे देखने नहीं आता। वहीं विनी यूना से कहता है, ये यूनमी कौन है? यूना कहती है, नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, मुझे लगा वो कोई और है। उसी वक्त बच्चे की मॉम चिल्लाते हुए आती है, हांसोल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हांसोल कहती है, मॉम मुझे नहीं जाना, क्या मैं कुछ देर यहीं रुक सकती हूँ? मॉम कहती है, नहीं मैंने कहा ना तुम इधर उधर मत घुमा करो। साथ ही मॉम सबसे कहती है, मुझे माफ करना अगर हांसोल ने आपको परेशान किया हो। उसके जाने के बाद यूना कहती है, वो बच्ची यूनमी की तरह दिखती है, वो है कौन? मीनू कहता है, पता नहीं, बट वो हमेशा यहाँ खेलने को आती रहती है। साथ ही मीनू यूना के हाथ में वॉलेट नोटिस करता है। यूना कहती है, ओ ये डैड का है, शायद जाते हुए उनसे ये छूट गया। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि उन्होंने अब तक ये संभाल के रखा है। तभी विनी हमीबर्ड की जैकेट फेंक के कहता है, हे तूने ये टीम बनाई थी तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। दूसरी तरफ हम डॉम को देखते हैं जो टेम्पल में आया था। डॉम एक सोअर पे बैठ के अपने फोन में नेटवर्क चेक कर रहा था। साथ ही हम डॉम के फर्स्ट डे का सीन देखते हैं। मॉन्क कहता है, वाओ पहले वो पढ़ाकू लड़का और अब तुम। टॉम कहता है, मैंने ऑलमोस्ट रेस हरवा दी थी, शायद मैं कभी भी जे की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। मॉन्क कहता है, ओ सो तुम उसको एनवी करते हो? डॉम कहता है, हाँ थोड़ा बहुत, बट मैं जेलस होता हूँ कि वो इतना एथलेटिक कैसे है, वो स्कूल में भी अच्छा करता है। हाँ उसके गे होने पे मैं जेलस नहीं हूँ। मॉन्क कहता है, ओके सो तुम यहाँ फ्रस्ट्रेट होके आए हो, ठीक है मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ। नेक्स्ट मॉन्क डॉम को जंगल में ले जाके बताता है, ये देखो ये पत्थरों का टीला जे ने खड़ा किया है, और अगर तुम्हें जे को हराना है तो तुम जे से बड़ा टीला खड़ा करके दिखाओ। डॉम कहता है, हे मॉन्क ये क्या है? मैं जे को साइकिलिंग में हराना चाहता हूँ, इसमें नहीं। मॉन्क कहता है, हरामखोर। मॉन्क को उल्टा जवाब देता है एंड तभी वो डॉम को पीट के कहते हैं, अगर तू जे को इसमें नहीं हरा सकता तो किसी में नहीं हरा सकता। घर चले जाना अगर तुम ये नहीं कर पाए तो। ऑफिस प्रेजेंट में डॉम पागल हो चुका था क्योंकि वो जे के टावर के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा था। वो जितनी बार कोशिश करता उतनी बार पत्थर गिर के बिखर जाते। अब डॉम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। दूसरी तरफ सांगोचो के ऑफिस में सेक्रेटरी कहती है, तुम्हें पता है ना इस वक्त हमारी हालत बहुत बुरी है और ये सपोर्ट फंड बिल्कुल भी काफी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये रिसर्च कभी भी बंद हो सकती है और हमें तो अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं। सांगोचाई कहता है, चिंता मत करो, नेक्स्ट मैच हमें सारे फंड्स दिला देगा। वहीं टेम्पल में डॉम अब गिव अप कर चुका था और सोच रहा था आखिर ये उसने किया कैसे। तभी मोंग आके कहता है, उसने ये अपने तरीके से किया, बट ये मत सोचो उसने ये कैसे किया, बट ये सोचो कि तुम ये कैसे कर सकते हो। डॉम सोचता है, ओके मैं ये कैसे कर सकता हूँ। डॉम फिर जाता है और एक बड़ा पत्थर खींच के लाता है जिसे वो खड़ा करके उस पर 2 और पत्थर लगा के चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया, डॉम का टावर तैयार है। डॉम कहता है, वाओ तुमने पिछले 3 दिन बहुत मेहनत करी है बस ये 3 पत्थर लगाने में। डॉम कहता है, टावर तो टावर होता है और ये जे से बड़ा है। मोंग कहता है, हाँ मैं मानता हूँ और अब तुम्हें अपना जवाब भी मिल चुका होगा। टॉम चिल्लाता है, क्या? कौन सा जवाब? मैंने तो बस ये पत्थर खड़ा करा है। मोंग कहता है, ये पत्थर ही तुम्हारा जवाब है। तुमने खुद कहा ये दोनों बिल्कुल अलग हैं बट ये टावर्स हैं और ये तुमने अपने तरीके से बनाया और जे ने अपने तरीके से। सो तुम बस अपने तरीके से चलो, बी योरसेल्फ। डॉम भी खुश होके कहता है, ओके मोंग तुम्हारी बातों से मुझे एक कोट याद आया, नो योरसेल्फ एंड जे की तरह कैलकुलेशन मुझे नहीं आती। मेरा स्टाइल है सिंपली बिना सोचे समझे स्प्रिंट करना, दैट्स माई स्टाइल।
नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और जे खिड़की पर उदास खड़ा था। वो कल मीनू से की कन्वर्सेशन याद कर रहा था। मीनू कहता है, एक्चुअली मुझे रिग्रेट है कि मैंने उस दिन तुम्हें बचाया, बट मैं अगर वापस उस दिन में जाऊं तो शायद मैं वापस से यही करूंगा। जे ये सोच ही रहा था, तभी पीछे से सैली आके कहती है, हे जे, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना हम बाहर चलते हैं। जे सैली को देख के कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, इसे अचानक क्या हुआ? सैली सोचती है, सेट, मुझे लगा था ऐसे मैं उसे चीयर अप कर पाऊंगी। वहीं ओवन सैली को देख के सोच रहा था, वाओ ये कितनी क्यूट है। तभी सबको लीग ऑफ स्ट्रीट का टेक्स्ट आता है, जिस पर लिखा था, एज पॉपअप इवेंट कल 11 बजे लीग ऑफ स्ट्रीट में 2 घंटे का स्पेशल मैच होगा, सबका आना जरूरी है, सो प्लीज अटेंड। सैली कहती है, वेट, एक स्पेशल मैच, व्हाट द हेल। वहीं ओवन ये सुन के स्माइल करता है।